नमस्ते दोस्तों। आज हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के एक ऐसे नए और बहुत ही डेंजरस चैप्टर को समझने जा रहे हैं जो शायद हमें एक नई कोल्ड वॉर या उससे भी भयंकर किसी सिचुएशन की तरफ ले जा रहा है। कल तक जो नाटो का ईस्टर्न फ्लैंक सिर्फ एक बॉर्डर लाइन था, आज वहां पर रशिया की न्यूक्लियर पोस्चरिंग, मिस्टीरियस ड्रोन ट्रेजेक्ट्रीज और दोनों तरफ से बढ़ते साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ने सिचुएशन को बहुत ज्यादा टाइट कर रख दिया है। ठीक है, आज हम इस रिपोर्ट के हर एक पेज को डीपली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर ड्रिल ने पूरे यूरोप में हाई अलर्ट घोषित करवा दिया है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एंड में हम इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं मामले की शुरुआत पर। पिछले कुछ हफ्तों में नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर एस्केलेशन, ये देखो, ठीक है, तो फ्लैंक पर एस्केलेशन का एक ऐसा रैपिड साइकिल शुरू हुआ है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। रशिया ने अचानक बिना किसी प्री अनाउंसमेंट के अपने न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दिए। इसके पीछे एक पूरा एक्शन रिएक्शन लूप काम कर रहा है। इसका मेन ट्रिगर क्या था? यूक्रेन के अनप्रेसिडेंट ड्रोन स्ट्राइक्स जो रशिया टेरिटरी के बहुत अंदर तक घुस गए। इन ड्रोन्स ने उस्त लूगा और प्रिमोर्स्क में बने बड़े रशियन ऑयल डिपोट्स को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी एसवीआर, तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है? दैट इज एसवीआर। एसवीआर ये संगीन एक्यूजेशन लगाती है कि ये ड्रोन्स यूक्रेन से नहीं बल्कि डायरेक्टली 5 लेटिवियन मिलिट्री बेसेस से लॉन्च किए गए हैं, जिसमें अदाजी मिलिट्री बेस भी शामिल है। क्रेमलिन ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया और सीधे धमकी दे दी कि वो बाल्टिक डिसीजन मेकिंग सेंटर्स पर डायरेक्टली रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेंगे। जब बाल्टिक लीडर्स ने कालिनिनग्रेड की वल्नरेबिलिटी पर बयानबाजी शुरू की तो रशिया ने इस रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स को और अग्रेसिव बनाते हुए अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ड्रिल्स को डायरेक्ट नाटो बॉर्डर्स तक बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं कि रशियन के क्या क्लेम्स है। तो मॉस्को का कहना है कि जो ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं उनका शॉर्ट रेंज प्रोफाइल देखकर ये साफ पता चलता है कि वो इतनी दूर से नहीं आ सकते। इसीलिए वो दावा कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली पड़ोसी नाटो टेरिटरी यानी कि लेटेविन क्या बोलते हैं लैटविया के अदाजी बेस से उड़े हैं। उनका टारगेट था सेंट पीटर्सबर्ग के पास के ऑयल टर्मिनल्स। अब देखते हैं नेटो की रियलिटी और उनका काउंटर आर्गुमेंट। नेटो और यूक्रेन का कहना है कि ये उनके एडवांस ड्रोन्स है जो रशिया के हेविली डिफेंडेड एयर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमिंग को चकमा देकर अंदर तक घुस गए हैं। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हैं कि एक इंटरसेप्शन पॉइंट है। तो एक इंटरसेप्शन पॉइंट दिखाया जा रहा है जहां एक यूक्रेनियन ड्रोन को रशियन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ने पुश किया तो वो इस्टोनिया के एयर स्पेस में चला गया, जिसके बाद में रोमानिया नाटो जेट्स ने डाउन किया। नेटो का कहना है कि रशिया जानबूझकर ये झूठा दावा कर रहा है ताकि वो नाटो पर अटैक करने का एक प्रीटेक्स्ट यानी कि बहाना तैयार कर सके। यहाँ सबसे बड़ा चौक पॉइंट है कालिनिनग्रेड। ठीक है, जो मेन पॉइंट है इस सब का और जो रशिया ये सब कर रहा है उनका सबसे मेन पॉइंट ही ये है, कालिनिनग्रेड। अब सबसे ये रशिया का एक ऐसा वल्नरेबल एक्सक्लेव है जो चारों तरफ से नाटो कंट्रीज से घिरा हुआ है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी रशिया के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी और सबसे कमजोर नस दोनों है। ठीक है, अब बात करते हैं रशिया के इस मेगा न्यूक्लियर रिस्पॉन्स की, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन ग्रूम। हिस्टोरिकली रशिया ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस हर साल अक्टूबर महीने में करता आया है, लेकिन इस बार उन्होंने इस स्केड्यूल को सडन शिफ्ट करके मई में कर दिया है। ये टाइमिंग का बदलाव ही सबसे बड़ा सिग्नल है कि ये कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के खिलाफ एक इंटेंशनल कोर्सिव पोस्चरिंग या डराने की कोशिश है। इस एक्सरसाइज का स्केल देखिए, डेटा आपके होश उड़ा देगा। 64,000 से लेके 65,000 तक टोटल ट्रूप्स को अलग अलग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स पर एक्टिवेट किया गया है। 200 से भी ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स डिप्लॉय किए गए हैं।
73 सरफेस वेसल्स नॉर्दर्न और स्पेसिफिक फ्लीट से बुलाए गए हैं। 140 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट जो लॉन्ग रेंज एविएशन कमांड के हैं वो आसमान में हैं, और सबसे खतरनाक 13 सबमरीन, जिसमें से 8 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन शामिल है, उन्हें डिप्लॉय किया गया है। इसका ज्योग्राफिक स्कोप सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं है। इसमें लेनिनग्राड और सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बेलारूस में न्यूक्लियर कैपेबल ओरेशनिक सिस्टम्स को पैरेलली डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि रशिया ने पूरे ईस्टर्न फ्लैग को एक ही झटके में हाई अलर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, 65 से ज्यादा मिलिट्री ट्रूप्स है। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजिक टाइमिंग शिफ्ट हो गया, पहले अक्टूबर में होता था, अब मई में होने लग गया है। तो ये सारी जो रशिया की चालें हैं, ये रशिया क्यों कर रहा है? ठीक है, तो इस अनअनाउंस्ड ड्रिल को लेकर दोनों पक्षों के दिमाग में क्या चल रहा है? दोनों के स्ट्रेटेजिक नैरेटिव्स में जमीन आसमान का अंतर है। पहले देखते हैं रशियन स्टैंस को, जिसमें वो डिफेंसिव डेटरेंस कहते हैं। ठीक है, उनका कोर ऑब्जेक्टिव है अपने आइसोलेटेड एक्सक्लेव कालिनिनग्राड को बाल्टिक और लिथुआनियन थ्रेट से बचाना। रशिया का दावा है कि ये ड्रिल उनकी तरफ से कोई उकसावा नहीं है, बल्कि नाटो के रैपिड रीआर्मेंट और यूरोप में चल रहे न्यूक्लियर शेयरिंग अम्ब्रेला डिबेट्स जो फ्रांस और जर्मनी के बीच चल रहे हैं का एक डिफेंसिव जवाब है। उनके मुताबिक ये पूरे तरीके से एक डिफेंसिव रिहर्सल ठीक है, ये एक पूरी डिफेंसिव रिहर्सल है अगेंस्ट नाटो के अग्रेशन के। ठीक है, अब इसके बिल्कुल अपोजिट है आईएसडब्ल्यू एंड वेस्टर्न असेसमेंट। आईएसडब्ल्यू यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर। ठीक है, उनका कहना है कि ये कोई डिफेंस नहीं, बल्कि एक पूरे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसका मकसद वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन और उनके पॉलिटिकल रिजॉल्व्स को तोड़ना है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब रशिया ने देखा कि यूक्रेन उनके डीप रिफाइनरीज और स्ट्रेटेजिक हब्स जो है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक हब्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उन्होंने एक न्यूक्लियर पैनिक यानी कि परमाणु डर का माहौल बनाया, ताकि वेस्टर्न घबरा कर यूक्रेन के मिलिट्री एड देना बंद कर दे। ये असल में रशिया की बैटलफील्ड एग्जॉस्शन यानी कि थकान को छुपाने और उनके आने वाले समर ऑफेंसिव के लिए बेसलाइन तैयार करने की एक चाल है। आगे आपको समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास जियोपॉलिटिकल्स का एक बहुत बड़ा नियम है, मिलिट्री एक्शंस हमेशा नेचर और ज्योग्राफी के हिसाब से चलते हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है रास्पुटित्सा का एंड। रास्पुटित्सा क्या है? ये यूरोप और रशिया का वो स्प्रिंग मड सीजन होता है जब बर्फ पिघलती है और पूरी जमीन दलदल या कीचड़ में बन जाती है। इस पीरियड में रशिया लॉजिस्टिकल कन्वोज और भारी टैंक्स बिल्कुल फंस जाते हैं, जिससे उनकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है और हैवी एट्रिएशन नुकसान झेलने पड़ते हैं। लेकिन अब स्प्रिंग मड सीजन खत्म हो चुका है और जमीन अचानक से हार्ड हो गई है, ग्राउंड मोबिलिटी वापस आ चुकी है। इस इन्वॉल्वमेंटल शिफ्ट का सीधा मतलब है कि अब बड़े ग्राउंड ऑफेंसिव्स यानी कि बड़े हमले शुरू होने वाले हैं। रशिया को अच्छे से पता है कि अगर इस समय उन्होंने वेस्टर्न से आने वाली वेपन्स की सप्लाई को नहीं रोका तो उनके समर ऑफेंसिव्स को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जमीन सख्त होते ही उन्होंने ये न्यूक्लियर सिग्नलिंग तेज कर दी। ठीक है दोस्तों, रशिया जब भी इतना बड़ा मिलिट्री डिसीजन लेता है, वो कभी अकेले या अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत मजबूत डिप्लोमेटिक सपोर्ट होता है, और वो है बीजिंग का। अगर हम हिस्ट्री के पैटर्न्स को देखें तो हम एक बहुत क्लियर ट्रेंड नजर आता है। देखो, तो ट्रैक नंबर 1 है कि फरवरी 2022 में व्लादिमीर पुतिन बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के दौरान जी शी जिनपिंग से मिलने जाते हैं और वहां डिप्लोमेटिक बैकिंग सिक्योर करते हैं। उसके ठीक बाद लेट फरवरी 2022 में यूक्रेन पर फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन शुरू हो जाता है। फिर है ट्रैक 2 2024। अब इस करंट पैटर्न को देखिए। मई 2024 में पुतिन फिर से बीजिंग का एक हाईली पब्लिसाइज्ड स्टेट विजिट करते हैं, और उसके ठीक बाद लेट मई में अचानक से एक्सीलरेटेड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ड्रिल्स का अनाउंसमेंट हो जाता है, जो डायरेक्टली नाटो बॉर्डर्स को टारगेट कर रहा है।
यहाँ एक स्ट्रेटेजिक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। चाइना की तरफ से मिलने वाली डिप्लोमेटिक ग्रीन लाइट्स हमेशा यूरोप में रशिया के बड़े एस्केलेटरी मिलिट्री एक्शंस के पहले का एक सिग्नल होता है। और एक बहुत चिंताजनक बात जो इस असेसमेंट से निकल कर आई है वो है रशियन स्टेब्लिशमेंट के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को लेकर बदलती हुई सोच। पहले न्यूक्लियर अटैक की बातें सिर्फ कुछ एक्सट्रीम लोग करते थे, पर अब ये ऑफिशियली पॉलिसी का हिस्सा बनती जा रही है। इस स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फ्लुएंस को समझिए। ईयर 2023 में एक मशहूर रशियन डिफेंस इंटेलेक्चुअल है, सर्गी कारा सॉरी मैं इसका प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, सर्गी कारागानोव, ठीक है, कारागानोव। उन्होंने एक बहुत ही अग्रेसिव आइडिया दिया था कि रशिया को वेस्ट को अपनी ताकत याद दिलाने के लिए प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर एस्केलेशन यानी कि पहले न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए। उस समय उनके इस विचार को एक एक्सट्रीम माइनॉरिटी ओपिनियन या फिर फ्रिंज हार्डलाइनर व्यू माना गया था। फिर लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। कारागानोव का ये कोर्सिव पोस्चर अब क्रेमलिन के डिसीजन मेकर्स के बीच एक प्रिवेलिंग कंसेंसस यानी आम सहमति बन चुका है। इसका मतलब ये है कि जो बातें पहले दबे लफ्जों में होती थी वो अब मेन स्ट्रीम हो चुकी है, जो लीडरशिप को डायरेक्टली ओवर्ट न्यूक्लियर सिग्नलिंग की तरफ धसती जा रही है। अब आते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम के अल्टीमेट गोल पर। रशिया ये सब क्यों कर रहा है, उनका आखिर टारगेट क्या है? तो देखो, नाटो के आर्टिकल 5 को टेस्ट करना उनका मेन टारगेट है। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जिससे एक तीन प्रोलोंग्ड फ्रेमवर्क पर चलाया जा रहा है। पहला है टैक्टिकल सिग्नलिंग, बॉर्डर पर अनअनाउंस ग्रूम न्यूक्लियर ड्रिल करके यूरोपियन सिविलियंस के अंदर एक पैनिक और डर का माहौल बनाना। दूसरा है पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, यूएस में चल रहे आइसोलेशनिस्ट ट्रेंड्स का फायदा उठाना, जहां वॉशिंगटन के कमिटमेंट्स पर सवाल उठ रहे हैं और ईयू के अंदर बाल्टिक स्टेट्स जैसे लात्विया को लेकर डर पैदा करना। फिर है बैटलफील्ड प्रेपरेशन, इस न्यूक्लियर डर का डिस्ट्रैक्शन खड़ा करके पीछे अपने मैसिव समर ग्राउंड ऑफेंसिव की चुपचाप तैयारी करना। तो जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस हम देखते हैं, रशिया यहाँ पर वेस्ट के सामने एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल डिसीजन रख रहा है। या तो आप यूक्रेन का साथ छोड़ दीजिए या फिर एक छोटे से बाल्टिक देश के लिए डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर झेलने के लिए तैयार रहिए। रशिया देखना चाहता है कि क्या सच में यूएस और बाकी नाटो देश एक छोटे से बाल्टिक स्टेट के लिए न्यूक्लियर वॉर लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था बाल्टिक थिएटर में चल रहे इस हैवी एस्केलेशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े कौन से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कॉम्पिटेटिव वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बैंक, रेलवेज एंड एसएससी में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रूम और ऑर्चनिक सिस्टम जो हाल ही में खबरों में रहे हैं, किस देश के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रोग्राम से संबंधित है? इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, और इनको अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, ठीक है। फिर है सेकंड क्वेश्चन है कालिनिनग्रैड एक्सक्लेव की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और ये किन नाटो देशों से घिरा हुआ है, इसका भी बताना। फिर थर्ड है कि ज्योग्राफी में राजपूतित्सा शब्द है वो किस चीज को दर्शाता है और इसका मिलिट्री ऑपरेशंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर मेंस में पूछे जाने वाले सवाल, मेंस में एक मिनट में देखती हूँ, आपको बताती हूँ। हाँ, तो मेंस में जैसे पूछा जा सकता है कि रशिया द्वारा न्यूक्लियर रियोटिक का नॉर्मलाइजेशन और ईस्टर्न फ्लैंक पर अनअनाउंस्ड ड्रिल्स नाटो के आर्टिकल 5 के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इस कथन के आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए इस चीज को। दूसरा है यूक्रेन रशिया संघर्ष के संबंध में बाल्टिक जो रीजन में बढ़ते ट्रेजेक्टरी डिस्प्यूट और कॉम्पिटिटिंग स्ट्रेटेजिक नैरेटिव्स के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में बताइए। अभी आपको ये जो दो सवाल पूछे हैं मैंने, ये मेंस के पूछे हैं, ठीक है।
आपको इन दोनों सवालों को अपने नोट्स में ऐड करना है, इनके आंसर्स लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या नाटो इस प्रेशर के आगे झुकेगा या आर्टिकल 5 मजबूती से खड़ा रहेगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।